नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब भी लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी अब डिफेंसिव होगी, तब वो सुपर ऑफेंसिव हो जाती है। 4 जून के बाद यह बार बार साबित हुआ है। राहुल गांधी के साथ एकदम उल्टा है। मुद्दा मिल गया था, नैरेटिव बनने लगा था, लेकिन कांग्रेस उस नैरेटिव को आगे नहीं ले जा पाई। अंबेडकर के बहाने बीजेपी ने लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का पासा फेंक दिया है। 2025 से 2029 तक यह दांव बीजेपी के कितने काम आएगा? अंबेडकर पर हो रही हाई लेवल पॉलिटिकल बैटल की एक एक डिटेल इस रिपोर्ट से आपको दिखाते हैं। दलित वोट के नए रिमोट की छीना झपटी मची है। यह रिमोट सबको चाहिए। इस रिमोट पर अंबेडकर का नाम लिखा है। यह रिमोट देश की 24 करोड़ दलित आबादी को गाइड करता है। भारत में करीब 17% दलित वोटर हैं, जो किसी भी चुनाव के साइलेंट किंग मेकर हैं। इसी साइलेंट किंग मेकर को खुश करने के लिए कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू सारे के सारे दल अंबेडकरवादी कहलाने की होड़ में लगे हैं। अंबेडकर के नाम पर एक तरह का टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को बीच में फंसा दिया गया है और दोनों तरफ से रस्सी खींची जा रही है। कांग्रेस बाबा साहब को अपनी तरफ खींच रही है, क्षेत्रीय पार्टियां अपनी तरफ खींच रही हैं और बीजेपी पूरी ताकत से इस रस्साकशी को जीतने में लगी है। एक बात साफ है, बाबा साहब अंबेडकर ने जो ये स्वरूप दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका विरोध तत्कालीन आरएसएस ने खुलकर किया था। कांग्रेस जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर हो रही पॉलिटिक्स का लेवल कितना हाई है, इसे कुछ सैंपल से समझिए। कांग्रेस ने पहली बार एक साथ देश के सभी जिलों में प्रोटेस्ट किया। 793 जिलों के डीएम को ज्ञापन दिया। बीएसपी 2017 के बाद पहली बार किसी एक मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक में अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच मारपीट हो गई। अंबेडकर के नाम पर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स होती थी। पहली बार हैदराबाद और कोच्चि में भी प्रोटेस्ट हुए। ममता बनर्जी के मिनिस्टर फिरहाद हाकिम मुसलमानों के अलावा किसी और के मुद्दे पर बाहर नहीं निकलते। वो भी अंबेडकर की फोटो वाली तख्ती गले में टांगकर सड़क पर उतरे। सफेद टी शर्ट पसंद करने वाले राहुल गांधी ब्लू टी शर्ट में नजर आने लगे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी नीली साड़ी पहनने लगी हैं। खुद को लोहियावादी कहलाने वाली समाजवादी पार्टी अंबेडकरवादी पार्टी बनने के लिए मैदान में उतरी है। लखनऊ में सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी को चुनाव में जाना है, इसलिए दिल्ली में उसे भी अंबेडकर जपना है। शरद पवार की एनसीपी को भी बाबा साहब अच्छे लगने लगे हैं। बीजेपी ने तो अपने सारे मुख्यमंत्रियों को ही लाइन में लगा दिया है। अंबेडकर के मुद्दे पर जितने अटैक हो रहे हैं, उनका दोगुनी ताकत से जवाब दिया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, इन सभी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित पॉलिटिक्स और मुस्लिम पॉलिटिक्स को आमने सामने खड़ा कर दिया और लगे हाथ कांग्रेस को मुस्लिम परस्त और बीजेपी को दलित समर्थक पार्टी बता दिया। जब कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार केंद्र में थी, तब
उस समय कांग्रेस यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है या वंचितों और दलितों का नहीं है। यानी देश को कैसे लोग आपसी बंटवारे का कार्य कर रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के दलितों और वंचितों को अपमान करने का जो एक काला अध्याय कांग्रेस का रहा है, कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 में जब सरकार बनी थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो स्मारक हैं लखनऊ में बने हुए सबको तोड़वा देंगे। नंबर 22 देखें तो योगी ने लॉजिकल बात की है। देश में मुसलमान आबादी 20 करोड़ है और दलित आबादी करीब 24 करोड़ है। मुस्लिम वोटर 14.2% हैं, दलित वोटर करीब 17% हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने वहीं चोट की है। 2025 का पहला चैप्टर ही अंबेडकर का आ गया है। इस चैप्टर को बार बार पढ़ा जा रहा है। हर पार्टी इस चैप्टर के पन्ने पलट रही है और उसमें अपना अपना फॉर्मूला फिट करने की कोशिश हो रही है। यूपी में मिल्कीपुर सीट पर बाई इलेक्शन होने वाला है। सपा के अवधेश प्रसाद विधायक से सांसद बन गए तो मिल्कीपुर की सीट खाली है। मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा दलित आबादी है। मिल्कीपुर के पासी दलित को अगर योगी ने अपनी तरफ कर लिया तो मिल्कीपुर की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। इसीलिए यूपी के सीएम ने बोलना शुरू किया तो समाजवादी पार्टी को भी नहीं बख्शा। कन्नौज के बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा दिया, उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। लखनऊ में भाषा विद्यालय मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर स्थापित था। वे सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई को लड़े थे, समाजवादी पार्टी ने नाम हटा दिया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के नाम हटा दिया। तमाम जनपदों से नाम हटा दिए गए। ये चीजें दिखाती हैं कि लोग किस रूप में समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है। लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स के लिए कुछ कहने से ज्यादा जरूरी होता है करना। राहुल गांधी यही करने के लिए महाराष्ट्र के परभणी चले गए। वहां पुलिस हिरासत में एक दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत होने का आरोप है। राहुल ने परभणी जाकर दलित परिवार से मुलाकात की और दावा किया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। ये 100% 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। राहुल को जवाब दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। राहुल गांधी या ठिकाणी केवळ राजकीय हेतून आले होते। ही केवळ राजकीय भेट होती। लोकांमध्ये जातींमध्ये विद्वेष तयार करायचा एवढं एकमेव ध्येय त्यांचं आहे। तेच काम गेले अनेक वर्ष आता ते सातत्याने करतायत। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी हे जे काही विद्वेषाचं त्यांचं काम आहे हे त्या ठिकाणी जाऊन पूर्ण केलेलं आहे। महाराष्ट्राचं सरकार संवेदनशील असल्यामुळेच या ठिकाणी या संपूर्ण प्रकरणाची आम्ही न्यायालयीन चौकशी
आपको लगता होगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि दलित वोट के लिए इतनी मारामारी मच गई। ये सब अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे पूरी तैयारी की गई है। वजह यह है कि दूसरी सभी जातियां किसी न किसी बहाने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस के साथ अटैच हो चुकी हैं। जबकि 2024 के चुनाव ने दिखा दिया है कि दलित अभी शिफ्टिंग कर रहे हैं। अपर कास्ट या सवर्ण जातियां बीजेपी के साथ मजबूती से अटैच हो चुकी हैं। मंडल और कमंडल का भेद जब मिट गया और ओबीसी नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो पिछड़ा वोटर भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। माने न माने, मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को हुआ है। आदिवासी वोट 2 साल पहले तक कांग्रेस से अटैच था, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद से आदिवासी भी बीजेपी के साथ अटैच हो चुके हैं। तभी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सरकार बना ली। बचे दलित तो वो शिफ्ट हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा में दलित बीजेपी से कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुए थे। 2024 में नरेंद्र मोदी की पार्टी से 6% दलित वोट छिटक गए। इस शिफ्टिंग ने ही नरेंद्र मोदी को 303 से 240 तक पहुंचा दिया। यूपी में दलित शिफ्ट हुए तो बीजेपी की सीटें 62 से 33 रह गईं। हरियाणा में दलित शिफ्ट हुए तो बीजेपी 10 से घटकर 5 रह गई। महाराष्ट्र में दलित शिफ्ट हुए तो बीजेपी 23 सीट से घटकर 9 सीट पर आ गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलित वोटर वापस बीजेपी की ओर लौटा तो मोदी की पार्टी ने हरियाणा में बम्पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र चुनाव ने दलित वोटर की वापसी कंफर्म कर दी। तभी महाराष्ट्र में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को सबसे बड़ी जीत मिली। यूपी में दलित वोट वापस बीजेपी की तरफ मुड़े तो बीजेपी ने विधानसभा की 9 सीटों पर हुआ उपचुनाव जीत लिया। दलित वोट मैटर करता है। दलित अपने आप को अपर कास्ट या ओबीसी के साथ टैग नहीं करते। ये साइलेंट रहकर चुप्पे चाप सरकार बना देते हैं या सरकार गिरा देते हैं। जय भीम, जय जय भीम। राहुल गांधी ने दलित वोट की ताकत को 2024 के चुनाव से पहले समझ लिया। मोदी संविधान खत्म कर देंगे और मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा नैरेटिव बनाकर राहुल ने दलित वोट अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया। राहुल का प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुआ। वो 52 से 99 सीट तक पहुंच गए। अमित शाह के भाषण में से 12 सेकंड निकालकर राहुल गांधी की पार्टी अपना नैरेटिव मजबूत कर रही है। लेकिन मोदी की पार्टी अब राहुल के नैरेटिव को फेल करने के लिए कमर कसकर मैदान में आ चुकी है। अंबेडकर के नाम पर चल रही रस्साकशी इसी पॉलिटिकल लड़ाई का लास्ट चैप्टर है। बाबा साहब हमारे सर्वोच्च हैं, वो हमारे नायक हैं, कहूं तो महानायक हैं। बाबा साहब ने इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। हमारे सामाजिक का जिस तरह से उन्होंने हर व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं उनको नमन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र में हो या राज्य में हो, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी हमारी चल रही है। कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। जब बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था तो नेहरू जी की सह पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका जमकर विरोध किया। और यही नहीं, जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव के मैदान में खड़े हुए तो 1952 का लोकसभा का चुनाव हो या 1954 के लोकसभा का उपचुनाव में बाबा साहब को हराने के लिए बहुत षड्यंत्र उन्होंने रचे। दलित वोट का दिल्ली चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अरविंद केजरीवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अंबेडकर का वीडियो यूं ही नहीं बनवाया। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में केजरीवाल ने दलित वोट की सारी मलाई खा लेने का पूरा इंतजाम किया है। दिल्ली में 17% दलित समुदाय के वोटर हैं, जिनके लिए विधानसभा की 70 सीटों में से 12 सीटें सुरक्षित हैं। लेकिन दलित वोट का प्रभाव इन 12 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर है। सुल्तानपुरी में 44% वोटर दलित हैं। करोलबाग में लगभग 38% वोटर दलित हैं। पटेल नगर, गोकलपुर, सीमापुरी, मंगोलपुरी, मोती नगर, त्रिलोकपुरी और अंबेडकर नगर जैसी सीटों पर 30% से ज्यादा दलित वोटर हैं। जाटव, वाल्मीकि,
खटीक, रैगर, कोली, बैरवा और धोबी जैसी कई उपजातियों में बटे दिल्ली के दलित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान की तरह मानते हैं। बाबा साहब के बारे में कोई गलत बोल दे तो बर्दाश्त नहीं करते। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी सबसे जोर जोर से चिल्लाकर यह बता रही है कि बाबा साहब का अपमान हो गया है। बाबा साहब के अपमान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड कर रही है।